पहले कभी सुना है कावेरी जल विवाद के बारे में? कावेरी नदी कहाँ पर है? कावेरी नदी कहाँ पर है, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में? साउथ में। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि अगर हम अपने नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमारे इधर कौन कौन सी नदी है? गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, ये सब नॉर्थ की है। ठीक है। साउथ में कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, वैगई, ठीक है, पेनगंगा, ये केरला में है, वैतरणी, ये कुछ गंगा नदी हैं जो कि वहां पर है। अब पानी को लेकर नदी पर भी विवाद, मतलब नदी के पानी को लेकर भी विवाद रहता है। ठीक है। तो कावेरी जल विवाद बहुत पुराना है और ये वे बैक टू सम 18th सेंचुरी से ही इसका इशू चलता आ रहा है। बट अभी तक भी ये पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है। और व्हाट कावेरी वाटर इशू इज, जो कावेरी नदी है वो चार जगहों पर बहती है। ठीक है। दैट इज कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और सम पार्ट ऑफ पुदुचेरी। ठीक है। जो पौंडीचेरी है वहां पर जाकर वो गिर जाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, वहां तक बहती है वो। अब जो मेजर प्लेयर्स हैं इसमें, जिसमें सबसे ज्यादा भाग उसके पानी का आता है, वो है कर्नाटका और तमिलनाडु। अब कर्नाटका के हिस्से में कितना है और तमिलनाडु के हिस्से में कितना है, तो इसका कर्नाटका का जो कैचमेंट एरिया है वो है 34,273। 34,273 जो है ये कैचमेंट एरिया कर्नाटका का है। और तमिलनाडु का जो कैचमेंट एरिया है वो है 44,016। ये तमिलनाडु का और पौंडीचेरी का मिलाकर है। ठीक है। तो तमिलनाडु पौंडीचेरी से अलग नहीं है, तो इसे एक ही मानते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, कर्नाटका कहता है कि मुझे ज्यादा पानी चाहिए, मुझे क्रॉप करनी है, और तमिलनाडु कहता है कि मुझे चाहिए, मुझे क्रॉप बोनी है यहाँ पर। ठीक है। अब ये जो इशू है इसके लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाई थी 2 जून 1990 में। ठीक है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको इनके अकॉर्डिंग कह दिया कि इतना भाई तुम ले लो पानी और इतना तुम ले लो। वो क्यूसेक में उन्होंने कुछ मेजरमेंट बताए थे कि इतना क्यूसेक आपके पास जाएगा और इतना क्यूसेक आपके पास रहेगा। ठीक है। तो 1 जून को एक रूलिंग आई थी, उसमें कहा था तमिलनाडु के लिए कि 205 मिलियन यानी 205 मिलियन क्यूबिक वाटर जो है तमिलनाडु को मिलेगा पर वीक। ठीक है। जो मैटू डैम है तमिलनाडु में उसके हिसाब से। बट उस पे कर्नाटका खुश नहीं है। ठीक है। तो ये अभी तक वाटर जो है कावेरी नदी जल विवाद ये रिजोल्व नहीं हुआ है पूरी तरह से। अभी भी कर्नाटका और तमिलनाडु में बना हुआ है इसका टसल। ठीक है। क्योंकि ट्रिब्यूनल भी बनी है, ट्रिब्यूनल के फैसले से भी वो खुश नहीं थे। ट्रिब्यूनल ने जो जजमेंट दी वो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर यही बातें कही कि जितना भी तुमको अलॉट हुआ है उतना ही दिया जाएगा। ठीक है। बट अभी भी इनकी सिचुएशन ऐसी ही है, कोई मतलब सर्टेन कोई जजमेंट अभी इनके लिए नहीं आया है जिससे दोनों पार्टी खुश हो जाए। ठीक है। तो ये जल विवाद याद रखना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। बेटा केरला इसमें है, लेकिन केरला क्लेम नहीं करता क्योंकि केरला में कैचमेंट एरिया बहुत छोटा है कावेरी नदी का। कैचमेंट मतलब जितने एरिया में वो नदी बहती है केरला में वो पार्ट बहुत छोटा है, तो केरला डिमांड करता ही नहीं, केरला तो लीग से ही बाहर है। लेकिन मेन जो जल विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है। तो पानी को लेकर भी रहता है। क्यों रहता है बेटा? क्योंकि तुम्हें पता है क्रॉप होती है, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए चाहिए पानी। पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए चाहिए। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन हो गया, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हो गया, ड्रिंकिंग के लिए, पावर प्लांट्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो इसलिए पानी को लेकर वहां पे विवाद है। ये याद रखना। ट्रिब्यूनल कब बनी थी? 2 जून 1990 को। इसमें सिर्फ यही पूछ सकते हैं कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है
कौन सी ट्रिब्यूनल बनी थी? 2 जून 1990 को एक ट्रिब्यूनल बनी थी, उससे ज्यादा इसमें नहीं पूछेंगे। ठीक है। अब एक स्कीम है अन्नपूर्णा मुफ्त खाद्य पैकेट योजना, ये किस राज्य द्वारा चलाई गई है? तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इसका अनाउंसमेंट अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हुआ है। वहाँ के सीएम जो अशोक गहलोत है, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया है कि अन्नपूर्णा मुफ्त खाद्य पैकेट योजना चलाई जाएगी। ठीक है। अब तुमने इस एक्ट के बारे में सुना होगा, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बेसिकली कंट्री में फूड सिक्योरिटी देखता है। फूड सिक्योरिटी मतलब कोई भी विदाउट फूड नहीं होना चाहिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी और टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड। ये एक्ट के तहत ही, एनएफएसए के तहत ही कोविड-19 में, आप लोगों को याद हो कि कोविड-19 में जो एपीएल और बीपीएल धारक थे, उनको फ्री में चावल और जो चना और ऑयल वगैरह वो सब फ्री में दिया जा रहा था। ठीक है। तकरीबन वो कब तक दिया गया? मोर देन 2 इयर्स तक वो दिया गया, और आई थिंक अभी भी वो चल रहा है। अब तो बंद हो गया है, बट 2 इयर्स तक वो चला था। तो किस एक्ट के थ्रू करते हैं वो? एनएफएसए एक्ट के थ्रू ये किया गया है। एनएफएसए एक्ट का मैं तुम्हें ईयर भी बता देती हूँ ताकि ये पूरा कंप्लीट रहे। ईयर भी याद रखना। 2013 का है ये याद रखना। 2013। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है फूड वगैरह का, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और उसी के हिसाब से सेंटर से अलॉटमेंट दी जाती है कि सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें और स्टेट का कितना रहेगा। ठीक है। तो एनएफएसए 2013 के अकॉर्डिंग अन्नपूर्णा मुफ्त खाद्य पैकेट योजना यहाँ पर राजस्थान में चलाई गई है। ठीक है। वहाँ के सीएम अशोक गहलोत द्वारा, जिसमें वहाँ के जो पुअर पीपल हैं, या जो भी उनका क्राइटेरिया बनाया गया होगा एपीएल या बीपीएल, उसके अकॉर्डिंग उनको फ्री फूड पैकेट दिए जाएंगे। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये अभी इसमें एक रूलिंग आई है बेटा इसकी, मद्रास हाई कोर्ट की। ठीक है। ये कल के द हिंदू से रिलेटेड लिया गया, फ्रंट पेज पे है द हिंदू में। ठीक है। या न्यूज़पेपर खोल के देख लिया करो तुम लोग, न्यूज़पेपर ओपन, इवन फ्रंट पेज देख लो बस कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। और ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज बहुत इतनी ज्यादा क्लारी लैंग्वेज है या बिल्कुल अमेरिकन लैटिन अमेरिकन लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, नहीं। द हिंदू इज एन इंडियन न्यूज़पेपर, और इंडियन न्यूज़पेपर है तो ऑब्वियसली लैंग्वेज इज इंग्लिश, लेकिन इतनी भी क्लारी लैंग्वेज नहीं है जो तुम पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है, जो डेली तुम व्हाट्सएप वगैरह पे बात करते हो वही वर्ड होते हैं। ठीक है। कुछ एक आध वर्ड ऐसा आ जाता है बहुत टेक्निकल होता है, उसका तो तुम गूगल पे डालो और मतलब निकल आएगा, लेकिन फ्रंट पेज इवन खोल के देख लिया करो न्यूज़पेपर का। तो ये द हिंदू के फ्रंट पेज की न्यूज थी कल की, कि मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है बेटा, अभी वहाँ की मद्रास हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है जिसमें के 495 फैमिलीज है एक विलेज में। अब वो विलेज क्या है? थेंगू मरहादा। तो ये जो थेंगू मरादा विलेज है तमिलनाडु में, यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व से इसकी बाउंड्री मिल रही है। ठीक है। तो उस टाइगर रिजर्व से जिससे इसकी बाउंड्री मैच कर रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मद्रास हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है कि इन फैमिलीज को इस टाइगर रिजर्व से कहीं और रिलोकेट कर दियो। रीलोकेट, रीलोकेट मतलब यहाँ से ले जाकर के कहीं और पे इन्हें बसा दो। ठीक है। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि बेटा बाउंड्री टाइगर रिजर्व से मिल रही है, और टाइगर रिजर्व के पास में कोई भी पॉपुलेशन अलाउड नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी हमने कल ही सुना था, कल नामजीरा टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है, जीप, वहां से एक जीप की वजह से एक टाइगर की मौत हो गई हो। और एक सिर्फ एक टाइगर, ये तो अभी तो एक टाइगर है, बहुत बहुत जगहों पर तुमने देखा होगा कि कहीं एलिफेंट एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं, कहीं कोई कोई और एनिमल मर जाता है। तो बेटा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होगा? जहाँ पे मैन होंगे वहां तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। और क्या होता है, टाइगर फिर गांव में भी आ जाते हैं, और फिर विलेजर्स डर के मारे उन्हें मार भी देते हैं, ऐसा भी तुमने सुना होगा। तो वो जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो ना हो, और टाइगर रिजर्व जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और फ्री रहे मैन के इंटरफेरेंस से, तो इसलिए उन 495 फैमिलीज को जो थेंगू मरादा विलेज है, यहाँ से उन्हें रिलोकेट करने के लिए
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनको रिलोकेट कर दो। तो जो भी सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व कुछ भी हो, बर्ड सेंचुरी हो, वो कोई भी न्यूज में होगा तो तुम्हारे पेपर में जरूर होगा। ठीक है, कोई भी चीज न्यूज में है तो ऑब्वियस सी बात है पेपर में होगी। वो कहीं से भी कोई भी नेशनल पार्क तुमसे नहीं पूछ लेंगे, जो न्यूज में चल रहा होगा वही वो तुमसे पूछेंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। मिदुर मिलाई जो टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु में, रिसेंटली वहां के हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी है। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि रूलिंग में उन्होंने बहुत रूड होके कह दिया कि यहाँ से रिलोकेट कर दो। बेटा उसके लिए उन्होंने बजट भी अलाउड किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, बिकॉज हम सोचते हैं कि इनको यहाँ से हटा देंगे तो ये लोग कहाँ रहेंगे। तो 74.25 करोड़ इसमें अलॉट किए हैं इस फैमिली को रिहैबिलिटेट करने के लिए। ठीक है, कि इस अमाउंट के तहत इनको इनका नया घर बना के दिया जाएगा, जहाँ पर भी ये बसाए जाएंगे, जमीन और वहाँ इनके रहने के सारे बंदोबस्त किए जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। कहाँ पर है मधुमलाई टाइगर रिजर्व? ये तमिलनाडु है। 74.25 करोड़। इतनी फैमिलीज के लिए बहुत है, विलेज है ना। और इनको 15 लाख सभी को कंपेंसेशन का कहा गया है। 15 लाख फॉर कंपेंसेशन इन सबको। तो जमीन जो है वो सब बियर करेंगे गवर्नमेंट। जो लैंड है वो सारा अलॉटमेंट जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। ये जो अलॉटमेंट है इनके रिहैबिलिटेशन के लिए, जो बाकी नेसेसिटीज होंगी, वाटर और बाकी चीजें, उसके लिए, इनको रिलोकेट करने के लिए। ये सारा लैंड वगैरह इसी से खर्चा नहीं होगा, इससे इनकी नेसेसिटीज के लिए होगा। 15 लाख अलग से दिए जा रहे हैं, बट 15 लाख फिर भी थोड़े हैं देखा जाए तो, बट विलेज है तो उनके लिए बहुत है। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो, अलॉटमेंट पे क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने करोड़ अलॉट किए, उस पे नहीं आता, कभी पूछेंगे ही नहीं। वो तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि तुम्हें लगे ना कि अच्छा हाई कोर्ट इतना रूड है, एक फैमिली को वहां से हटा दिया, रहेंगे कहाँ, तो वो रहने के लिए भी इंतजाम कर दिया। ठीक है, चलो, कार्बेट टाइगर रिजर्व के पक्षी सर्वेक्षण में कुल कितनी प्रजातियां पाई गई? तो बेटा कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है ये उत्तराखंड में है, और इसका नाम बदल करके गंगाराम टाइगर रिजर्व कर दिया था। राम गंगा का नाम थोड़ा अलग हो रहा था। कार्बेट टाइगर रिजर्व, राम गंगा मैंने उल्टा कर दिया, गंगा राम में कर रही थी। इसका नाम, नया नाम रखा है राम गंगा। राम गंगा टाइगर रिजर्व, और ये उत्तराखंड में है। और यहाँ पर 275 पक्षी सर्वेक्षण जो हुआ है, बर्ड सर्वे, तो बर्ड सर्वे में 275 प्रजातियां यहाँ पर अभी इन्होंने कैलकुलेट की है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बस प्रजातियां याद रखना, और ये याद रखना कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, और इसका नया नाम क्या है कार्बेट टाइगर रिजर्व का? राम गंगा। ठीक है, नया नाम है राम गंगा। अब माली, माली हाल ही में चर्चा में है, यह कहाँ स्थित है? माली कल कल भी हमने सुना था जब हम क्या पढ़ रहे थे, माली हमने कल पढ़ा था ना, नाइजर पढ़ रहे थे जब, तो मैंने ये भी बताया था कि वहां पे उसी में साहेल रीजन में एक और कंट्री है, दैट इज माली। तो माली अभी हाल ही में चर्चा में है। माली और फ्रांस, इन दोनों कंट्रीज ने आपस में वीजा इशू करना बंद कर दिया है। माली ने फ्रांस के सिटीजन के लिए और फ्रांस ने माली के सिटीजन के लिए वीजा, वो क्या कहते हैं उसको, इशू करना बंद कर दिया वीजा। ठीक है, वीजा इशू करना बंद कर दिया है माली ने फ्रांस को, और फ्रांस ने माली को। तो इनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बट माली क्योंकि चर्चा में, तो माली कहाँ पर है? पहली बात तो अफ्रीका में, अफ्रीका में भी कहाँ पर है? वेस्ट अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में, ये नाइजर के पास ही है। ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके बारे में ये है, इसमें से नाइजर नदी जो है वो गुजरती है। ठीक है, नाइजर नदी बहती है, और इसका 65% जो है एरिया लैंड वो मरुस्थल है।
65% जो लैंड है इसका मरुस्थल है। ठीक है, तो माली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। फैक्ट, अफ्रीका में है। नदी कौन सी गुजरती है? नाइजर। 65% मरुस्थल है यानी कि डेजर्ट है, और पश्चिम अफ्रीका का ये पार्ट है। और अभी रिसेंट में किस में विवाद चल रहा था? माली और फ्रांस में। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समुद्र ऐप। समुद्र नाम से ही पता चल रहा है। समुद्र मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? देखो, जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन है, देखो, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंस इंफॉर्मेशन सर्विसेज, एस फॉर सर्विसेज, सॉरी, दिस इज फॉर सर्विसेज। ये मोबाइल ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ, ये इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च की है समुद्र ऐप। अब ये ऐप, इसका काम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है। समुद्र का मतलब, समुद्र का मतलब है स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर फॉर ओशन डेटा रिसोर्स एंड एडवाइजरीज। ठीक है, बेसिकली देखो इसके कितने यूज है। ओशन में किस कौन कौन सी फिशेस स्पीशीज है उसके बारे में ये बताएगा। ओशन में उसकी टोपोग्राफी कैसी है, वहां पर और कुछ अवेलेबल है या नहीं है उसके बारे में भी बताएगा। ठीक है, वेदर स्टॉर्म्स आने वाले हैं, ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। और किससे? सुनामी आने वाली है, सुनामी से रिलेटेड। मतलब एक तरह से ये इंफॉर्मेशन ऐप है जो किससे जुड़ी हुई होती है? सैटेलाइट से। और सैटेलाइट के थ्रू ये सिग्नल देगा कि अगर स्टॉर्म कहीं पे हो रहा है जनरेट, तो स्टॉर्म, सुनामी, तभी तो हमें पहले पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला, और हम वहाँ उस पब्लिक को वहां से हटा देते हैं। बिपार जोए का एग्जाम्पल लेते हैं। बिपार जोए आया, कोई नहीं मरा, जीरो कैजुअलिटी। बिपार जोए की वजह से वहां पर किसी की भी मौत नहीं हुई, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, किसी को चोट तक नहीं लगी बिपार जोए की वजह से। पता है क्यों? क्योंकि हमारा बेटा वार्निंग सिस्टम जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम इतना अच्छा है कि हमें पहले ही पता चल जाता है वहां पे साइक्लोन आने वाला है। पहले ही फिशरमैन को वो दे देते हैं इंस्ट्रक्शन कि आप वापिस आ जाओ, कुछ दिन में साइक्लोन आने वाला है, कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, वो बता देते हैं ओशन का टेम्परेचर कितना जा रहा है, साइक्लोन लायक कंडीशन बन रही है। ठीक है, उसके बाद क्या, जो उस एरिया में थे, कहाँ कहाँ आया था अलर्ट? अरेबियन सी में। अब अरेबियन सी में कौन सी कोस्ट पे ज्यादा खतरा था? गुजरात की कोस्ट पे। तो गुजरात की कोस्ट पे जो जो रहते थे लोग, उनको वहां से हटा दिया कि आप कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाओ। फिर साइक्लोन आया, किसी को कुछ नहीं हुआ, तो जीरो कैजुअलिटी। तो सेम ऐसे ही कैसे पॉसिबल हो पाता है बेटा? ऐसी जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है थ्रू मोबाइल ऐप, और ये जो हमने टेक्नोलॉजी आ गई सैटेलाइट से, हम सैटेलाइट इतने क्यों भेजते हैं अर्थ के ऑर्बिट में? इसी चीज के लिए तो भेजते हैं, ताकि हमारा वार्निंग सिस्टम अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये इन्फोइस है, इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसको समुद्र नाम से, समुद्र नाम है, समुद्र मोबाइल ऐप। और ये बेसिकली ओशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, कि वहाँ पे फिशिंग हो, फिशेस अवेलेबल हैं या नहीं, या फिर स्टॉर्म आ रहा है, सुनामी आ रहा है, कुछ भी वहाँ पे कुछ होने वाला है हैपनिंग, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देगा, ये वाली ऐप। ठीक है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और इनकोइस। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मेन जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये तुम्हें पता होना चाहिए बेटा एडीबी के बारे में। एडीबी सभी एग्जाम का फेवरेट है, ये पूछा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कब बना था। कब बना था? ठीक है, तो ये 19 दिसंबर 1996 को बना था। और क्यों बना था? फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज। ठीक है, एशिया पैसिफिक कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एशिया पैसिफिक में ये बना था। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये देखो, सबसे पहले तो बना कब था? 19 दिसंबर 1996 में।
हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। और कितने मेंबर हैं टोटल इसमें? 68 मेंबर हैं। 49 मेंबर इसमें एशिया से हैं, एशिया पैसिफिक से, और 19 मेंबर अदर्स। और इंडिया मेंबर है एडीबी का या नहीं? यस, इंडिया इज द मेंबर, ठीक है, इंडिया भी मेंबर है इसका। और एडीबी करता क्या है? कोई भी बेटा किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, तो यू कैन टेक अप द लोन फ्रॉम एडीबी, और एडीबी से हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। अब एडीबी पे मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, एडीबी पे क्वेश्चन आया हुआ है, देखो। एडीबी पर यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक पर यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं तुम्हें बता देती हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एडीबी देखो, क्वेश्चन उसमें ये था, दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर ध्यान दो, दो स्टेटमेंट दे रही हूँ। फर्स्ट, एडीबी में 80 मेंबर हैं और सारे एशिया से हैं। हाँ, एडीबी में 80 मेंबर हैं, पहला स्टेटमेंट, और ये सारे मेंबर एशिया से हैं। बताओ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों रॉन्ग है? या एक करेक्ट है एक रॉन्ग है, या दोनों सही है? आंसर तुम्हारे सामने है, फिर भी नहीं दिख रहा तुमको। क्वेश्चन आया था ये कि एडीबी में 80 मेंबर्स हैं और वो सारे 80 मेंबर एशिया से हैं, नहीं है ना? अब तुम कॉमन सेंस लगाओगे ऐसे क्वेश्चन में। पहली बात तो एशिया में 80 कंट्रीज है ही नहीं, एशिया में 80 कंट्रीज है ही नहीं, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सारे एडीबी में एशियन डेवलपमेंट बैंक से कंफ्यूज मत हो जाना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक तो बस एशिया की कंट्रीज होगी, नहीं, इसमें पैसिफिक रीजन से भी कुछ कंट्रीज हैं। पैसिफिक से कौन कौन सी कंट्रीज हो गई? यूएस है हमारे पास, ठीक है, रशिया है हमारे पास, और एशिया में तो चाइना इंडिया हो गया। तो पैसिफिक से भी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि खैर जापान तो एशिया में ही आता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि यूएस भी मेंबर है, यूएस तो एशिया का है नहीं, दैट इज पैसिफिक, पैसिफिक ओशन का है। तो ये याद रखना बस। तो दोनों इसमें ये चीज याद रखने लायक है कि मेंबर कितने टोटल? 68, 80 नहीं है। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ कि एशिया में तो क्या, पैसिफिक में भी नहीं है इतनी कंट्रीज, ठीक है। तो 49 एशिया पैसिफिक की हैं, 19 अदर्स है, और हाँ, इंडिया इज द मेंबर, ठीक है। बट इंडिया का जो वोटिंग पावर है वो थोड़ा सा कम है, शेयर कम है। भाई हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही तो होगा, हमारी जीडीपी के अकॉर्डिंग होगा ना। जिनकी जीडीपी ज्यादा वो ज्यादा दे रहे हैं, यूएस के पास है, उनके वोटिंग राइट अच्छे हैं, उनके पास मतलब वो कंट्रीब्यूशन सही कर रहे हैं, चाइना कंट्रीब्यूशन ठीक कर रहा है, हमारा थोड़ा कम है। बट इट डजेंट मीन कि हम उसकी पार्टी नहीं है। यस, हमने साइन किया हुआ है, वी आर दी सिग्नेटरी और मेंबर ऑफ एडीबी, ठीक है। तो याद रखना एडीबी के बारे में। और ये नॉट ओनली यूपीएससी, पीसीएस हो या एसआई हो या एसएससी हो, सभी में ये पूछा जाता है। कोई भी नेशनल ग्रुपिंग है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, और इंडिया उसमें मेंबर है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, ये याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये बहुत चर्चा में अभी, जापोरेजिया। देखो, ये यूक्रेनियन, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन इसका करते होंगे वो हमें नहीं पता, बट हम इसे जापोरेजिया ही पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा प्रोनाउंसिएशन यही है। यूक्रेन हमें जाना नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखो। तो यूक्रेन में एक पावर प्लांट है, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट, दैट इज जापोरेजिया, और अभी ये रशिया के कब्जे में है, रशिया ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। अब क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट? यूक्रेन में जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम देखो कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? यूक्रेन में। और ये यही वाला पावर प्लांट है, जापोरेजिया, और इसको किसने कब्जा लिया है? रशिया ने कब्जा लिया है। तो ये बहुत न्यूज में है अभी कि ये वाला पावर प्लांट उन्होंने कब्जा लिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वहां पर क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। और वो न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ एक कंट्री को एनर्जी नहीं देती, एनर्जी मतलब बिजली, ये एक ही कंट्री को नहीं देती, ये यूरोप का सबसे बड़ा है, ये अदर यूरोपियन कंट्रीज को भी देती है। अब
इसको कब्जे में कर लिया इसने रशिया ने, तो वहां की एनर्जी कंजप्शन पर पड़ जाएगा असर। ठीक है, ऑब्वियसली इफेक्ट दिख रहा है, तभी तो ये लोग डरे हुए रशिया से। अकेले रशिया का मुकाबला नहीं कर पा रहे ये लोग, मतलब क्योंकि यूक्रेन को नाटो से भी सपोर्ट आ रहा है ना, प्रॉब्लम ये है, यहाँ से भी तो आ रहा है सपोर्ट। और वॉर आर एक्सपेंसिव, इट्स टेक लॉट, और वॉर आर नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कभी भी युद्ध किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता, युद्ध हमेशा ट्रेजेडीज लाता है, युद्ध हमेशा ब्लड शेड लाता है, खून खराब होता है युद्ध की वजह से, जाने जाती है मासूमों की, और वर्ल्ड इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। तो कभी भी कोई भी ये बोले कि वी वांट वॉर, जैसे कि कुछ भी हो जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और कह देते कि नहीं हमें वॉर चाहिए, वाई? तुम्हें तो वॉर चाहिए, जो आर्मी में, सेना में जो सैनिक हैं, उनकी माँ, उनकी बहनें, उनकी बीवियों को वॉर नहीं चाहिए। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनका पति, उनका बेटा, उनका भाई सेफ अपने घर लौट आए। ठीक है, तो वॉर आर नॉट सॉल्यूशन। अगर होता तो अभी तक हम लड़ ही रहे होते पाकिस्तान से, बैठ के बात क्यों करते हैं? ठीक है, तो यही चीज है ये रशिया यूक्रेन को लेकर कि वॉर किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है बेटा। अभी तक बहुत जाने जा चुकी हैं, वहां की बहुत सारी इकोनॉमी को लॉस हो गया है, उस इकोनॉमी से पूरा हमारे वर्ल्ड पर असर पड़ रहा है। ठीक है, तो वॉर्स आर नॉट अ सोल्यूशन। बैठ के बात कर लो क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट बात ही नहीं कर रहे हैं ना वो लोग। रशिया में भी वो क्या बोलते हैं, वार्म हेडेड बंदा है व्लादिमीर पुतिन। वार्म हेडेड मीन्स के वो बहुत ज्यादा दिमाग से गरम है, गरम दिमाग वाले कहते हैं ना जिनको, व्लादिमीर पुतिन वो वैसे है। वो ये नहीं कर रहा है कि बैठ के बात कर लेते हैं कुछ भी। और यहाँ पे जेलेंस्की जो है, यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं यूक्रेन के, ये भी बात नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर ये बात कर लें आपस में तो रिजॉल्व हो जाए इशू, और इशू ऐसे रिजॉल्व नहीं होगा। रशिया यूक्रेन को चाहता है कि पूरा यूक्रेन हमारा हो जाए, तो उसकी एस्पिरेशन ज्यादा बड़ी है। ठीक है, और यूक्रेन नहीं जाएगा आसानी से, क्योंकि यूक्रेन के पीछे किसका हाथ है? नाटो का। और नाटो में और कौन है बड़ी पावर? दैट इज यूएस। यूएस कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन रशिया का हो जाए। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन ऐसी लोकेशन पे है, वो ब्लैक सी के पास है। ब्लैक सी ब्लॉक कर दो, यूक्रेन और रशिया में जाने का रास्ता ब्लॉक। ठीक है, तो ये याद रखना कि कहाँ पर है कौन सा पावर प्लांट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कब लॉन्च की गई थी? ये 2020 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ही अब आप लोगों के सारे सिलेबस हैं, ग्रेजुएशन के भी और 10+2 तक के। ठीक है, तो दिस इज फॉर टुडे, याद रखना सारी।